रिसेंटली हमने जो है मर्न स्टेक का कोर्स स्टार्ट किया था। बीच में कुछ दिनों के लिए कोर्स बंद था। फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा सिलेबस है ये मर्न स्टेक का। इसमें आप लोगों को सबसे पहले रिएक्ट जेएस, उसके बाद नोड जेएस, उसके बाद आपको मोंगोडीबी की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें डिफाइंड हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि अभी डिफाइंड नहीं है, तो वो फ्यूचर में ऐड कर दिए जाएँगे इसमें। इसी फ्लो को हम देखते हुए, यानी कि इसी सिलेबस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और जो भी चीज़ें हैं या अगर कुछ ऐड करने की ज़रूरत होगी तो वो ऐड भी करेंगे इसमें। काफ़ी बेहतरीन कोर्स होने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। पेशेंस रखना है आप लोगों को और जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उस तरीके से आपको काम करना है और आगे चलना है। ठीक है? तो हम रिएक्ट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ा, जैसे कि आप लोग का डिमांड था कि मर्न स्टैक स्टार्ट होने से पहले एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है आपका, इस वाले प्लेलिस्ट में है। स्टेप बाय स्टेप जाकर के आप वीडियोज़ को देख सकते हो, इस पे क्लिक कीजिएगा। पहले तो आप चैनल पे विज़िट कीजिएगा। चैनल पे विज़िट करने के बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएँगे, यहाँ पर, और इसमें आपको दिख जाएगा न्यू जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट और डेट पड़ा होगा। ठीक है? ये प्रोजेक्ट है। इसमें पार्ट 1 आपको देखना है, उसके बाद पार्ट 2 देखना है। देखिए, क्लास वाला जो लेक्चर है वो थोड़ा-सा लैग करेगा, लेकिन पार्ट 1 फिर भी आपको क्लास वाला ही देखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद एक उसका सब लेक्चर बना हुआ है, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना? इस तरीके से पार्ट 4, पार्ट 5, ये सब आप कंप्लीट करके और आगे जो रिकॉर्डिंग सही हुआ है, उसके लिए कोई भी लेक्चर नहीं बना। जैसे ये क्लास 7 है, तो इसका रिकॉर्डिंग सही से हुआ है, इसका भी, इसका भी। इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट था ये, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, राउटिंग वगैरह कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक प्रोजेक्ट हैंडल करवाया गया है, तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको आगे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। क्योंकि मर्न स्टार्ट कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक बेहतरीन पकड़ होना चाहिए, यानी कि जावास्क्रिप्ट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप मर्न स्टेक स्टार्ट कीजिए। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पढ़ने जा रहे हो रिएक्ट जेएस, तो आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप रिएक्ट जेएस वगैरह स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है और अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही नहीं मालूम है, तो फिर आप रिएक्ट कैसे पढ़ पाएँगे? इसीलिए कंपल्सरी है जावास्क्रिप्ट का मालूम होना और रिएक्ट जेएस को स्टार्ट करने के लिए एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाने आने चाहिए, इस तरीके के प्रोजेक्ट जो मैंने बनवाया है। ऐसे प्रोजेक्ट अगर आप बनाने की क्षमता रखते हो, तब फिर आप आगे का जो है काम स्टार्ट कीजिए, यानी कि आगे की पढ़ाई कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट रिएक्ट जेएस, नोड जेएस ये सब पढ़ने लगें, ठीक है? आपको जितना भी टाइम लगे, पहले एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से ही शुरू करना चाहिए और आप वहीं से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगा, फिर आपको जब बेसिक्स पता होंगे, तो आप किसी भी तरह का लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे या किसी भी तरह की लाइब्रेरी पढ़ेंगे, तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम रिएक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पहले हम रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे, उसके बाद हम नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस पढ़ेंगे, उसके बाद हम मोंगोडीबी को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक बड़ा-सा प्रोजेक्ट होगा, काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, जिसमें लॉगिन सिस्टम, जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ों को, पहले हम बेसिक को कवर कर लेंगे, हैं? यूज़ इफ़ेक्ट, स्टेट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ रिड्यूसर, इन सब चीज़ों का यूज़ करना सीखेंगे, उसके बाद ही हम प्रोजेक्ट पे स्विच करेंगे। तो जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उस तरीके को फ़ॉलो करते हुए चलना है और किसी भी तरह का इश्यू आने पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके या हमें कॉल करके, कॉल ना करिए, मैसेज ही करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस नंबर पे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, और आपको कॉल करना है तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। कॉल इस नंबर पे नहीं कीजिएगा, कॉलिंग के लिए ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है? और जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करें, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और जब वीडियो एंड हो जाए, तो आपको लेक्चर कैसा लगा वो ज़रूर बता दें कमेंट करके। ये चीज़ मुझे बार-बार बोलना ना पड़े, आप लोग ध्यान रखा करें, वीडियो जैसे ही आप स्टार्ट करें तो पहले तो लाइक कर दिया करें और कमेंट ज़रूर कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ठीक है? अब ये चीज़ मुझे बोलना ना पड़े, अच्छा नहीं लगता है कि अगर आपको इतने अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ,
उसके लिए भी मुझे बोलना पड़े कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोग जैसे ही वीडियो स्टार्ट करें, तुरंत लाइक कर दें और वीडियो कंप्लीट होने के बाद जैसा भी आपका रिव्यू है, वो कमेंट में ज़रूर बताएँ। कमेंट ज़रूर करें, अपना रिव्यू दो ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो कमेंट करना ज़रूरी है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट कर दें। ये चीज़ ध्यान में रखें हमेशा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस? व्हाई यूज़ रिएक्ट जेएस? एंड रिएक्ट कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट। थोड़ा-सा इसमें हम समझेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं और जेएसएक्स सिंटैक्स समझेंगे, ठीक है? तो आज का ये सारा टॉपिक है हमारा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नोट्स वगैरह पे आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए, नोट्स अगर आपको चाहिए, तो ये टॉपिक है। इसको आप डाल दीजिए चैटजीपीटी पे या गूगल पे कहीं पर भी डाल दीजिए। आपको इससे रिलेटेड एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्यों यूज़ करना है, इसको भी डाल दीजिए आप। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फंक्शनल कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट, इसका भी अगर आपको नोट्स चाहिए, एक लेक्चर चाहिए, मतलब उस तरीके का नोट्स चाहिए, तो आप इसको डालिए, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, इंटरव्यू वगैरह में जो आपसे पूछा जा सकता है, बस मैंने उतना ही डिक्लेयर किया है। तो व्हाट इज़ रिएक्ट? ये डेफिनिशन है उसका। रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और रिएक्ट जेएस को फेसबुक ने डेवलप किया है या अभी मेटा आप बोल सकते हो, अब क्योंकि फेसबुक का नाम मेटा हो चुका है। तो आप मेटा बोलिए या फेसबुक बोलिए, डेवलप्ड बाय, यहाँ लिखा नहीं गया है। आप लोग इसको इंक्लूड कर लीजिएगा कि रिएक्ट जेएस फेसबुक का यानी कि फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया है और काफ़ी बेहतरीन चीज़ है यूज़र इंटरफेस पे, यानी कि यूआई वगैरह बनाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये डेफिनिशन है छोटा-सा, इसको आप इतना ही ध्यान रखेंगे, इंटरव्यू वगैरह के अंदर अगर पूछा जाए तो इतना भी बोल देंगे तब भी अपने शब्दों में बोलिए, ये डेफिनिशन याद करके मत जाइए, अपने शब्दों में बोलिए, ठीक है? रिएक्ट जेएस क्या है? ये अपने शब्दों में बोलिए। अब ये आपका व्हाई डू वी यूज़ रिएक्ट? हमें रिएक्ट यूज़ क्यों करना चाहिए? रीयूजेबल कंपोनेंट, एफिशिएंट अपडेट्स, वन वे डेटा फ्लो। अब ये वन वे डेटा फ्लो जब होता है तो ईज़ी होता है कंट्रोल करना, यानी कि ईज़ी होता है, अंडरस्टैंड होता है। अंडरस्टैंड हो करना है जो है, जो भी एरर्स वगैरह आती हैं, जो भी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, उनको ईज़िली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, यानी कि समझ सकते हो। ठीक है? एफिशिएंट अपडेट्स, यानी कि रिएक्ट ऑटोमेटिकली अपडेट द यूजर इंटरफेस व्हेन द डेटा चेंजेस, यानी कि जब भी कोई भी चेंजेस हुआ तो उतने पार्ट को आप इजीली अपडेट कर सकते हो बिना पेज रिफ्रेश किए। ऐसी चीजें हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट, यानी कि एक बार अगर आपने कोई कंपोनेंट बना दिया तो उसको आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है? एनवायरनमेंट सेटअप, तो मैं ज़्यादा डेफिनिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको नोट्स में मिलेंगी। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो भी टॉपिक का नोट चाहिए बस उ उसको आप डालो। अगर आपको रिएक्ट जेएस का पूरा नोट्स चाहिए, गूगल पे डाल दो कि हमें रिएक्ट जेएस का नोट्स चाहिए। एक पूरा पीडीएफ किसी न किसी का मिल ही जाएगा आपको नोट्स के लिए। ठीक है? तो मैं उतना ही नोट्स में रख रहा हूँ जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं नोट्स पे ज़्यादा ना ध्यान देते हुए मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कोडिंग लिखने में ध्यान दें। देखिए, नोट से कुछ नहीं होगा, अगर आप कोडिंग लिखना नहीं आता है आपको, तो कोडिंग टाइप करिए, यानी कि टाइप करके आप कोड को लिखिए, तब जाकर के आप समझ पाएँगे। जब तक आप सिर्फ़ वीडियो देखिए, टाइप ना कीजिए तो कोई मतलब नहीं वीडियो देख के, आप नहीं सीख सकते हो। आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गया, लेकिन जब आप खुद से करने लगोगे तो नहीं कर पाओगे, 100% नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ़ वीडियो ही नहीं देखना है, साथ में आपको टाइप करते हुए चलना है, जो भी आपको टाइप करके बताया जाएगा। यानी कि जो भी आपको कोड प्रैक्टिकली करवाए जाएँगे, वो सब आपको खुद से भी टाइप करना है ताकि आप सीख सकें। तो यही चीज़ होता है, जब आप टाइप करते हैं चीज़ों को, यानी कि जब आप उसी चीज़ को कंप्लीटली बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके माइंड में आ जाता है और आप आगे उस पे काम कर पाते हैं। सिर्फ़ लैंग्वेज सीख लेना बड़ी बात नहीं है, लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना, लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना, ये बड़ी बात होती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अभी इसी के लिए मैं आप लोग का थोड़ा-सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़े और आप लोग अच्छे से इस चीज़ को आगे ले जा सकें। तो ये प्रोजेक्ट है जो कि मर्न स्टेक में ही बनाया गया है, काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। यहाँ से आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, ठीक है? ये मेरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। फिलहाल यहाँ पर देखिए, जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है, ये लोगो है। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप दिख रहे हैं, वो सब एडमिन पैनल से कंट्रोल किया जा रहा है। इसके लिए एक एडमिन पैनल बनाया गया है, वहीं से जस्ट फॉर कोड या लोगो जो भी सेट करना है वो सब वहीं से सेट होता है। मैं आपको एडमिन पैनल भी शो करता हूँ, ये रहा एडमिन पैनल। अगर आपको यहाँ पर ये जस्ट फॉर कोड चेंज करना है तो यहाँ से जाएँगे और यहाँ से ब्रांडिंग से आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से जस्ट फॉर कोड की जगह क्रिश्चियन बुक लिख दिया। जैसे ही मैं सेव करूँगा, अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है, अभी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा क्रिश्चियन बुक्स। ठीक है? पेज लोड होते ही इस तरीके का एक पॉपअप आता है।
और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करने पे हिंदी से रिलेटेड जो भी बुक्स होंगे वो आ जाएँगे। अगर आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी बुक होंगे वो आ जाएँगे। अगर आप सर्च करना चाहें बाय बुक नेम तो आप सर्च कर सकते हो, वो बुक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा अगर होगा तो। ठीक है? इसमें बहुत सारे बुक हैं, करीब 500 से भी ज़्यादा बुक अभी तक जो है यानी कि 200 से ज़्यादा बुक शायद इस पे अभी तक डाल चुके हैं और भी इसमें करीब 4000 बुक अपलोड होने वाले हैं इस वेबसाइट पे। तो बहुत सारे बुक हैं जो फ्यूचर में इसमें मिल जाएँगे आपको। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, बस मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको शो किया कि इस तरीके से प्रोजेक्ट अगर आप बनाना चाहते हो, कंप्लीट एडमिन पैनल से सब कुल कंट्रोल कर सकते हो। देखिए मैंने सर्च किया, अभी मैं सर्च बार से हटा दूँगा तो ये फिर से सारा बुक आ जाएगा। यहाँ पर तमिल है, ये लैंग्वेज अगर आपको अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो एडमिन पैनल से आप यहाँ लैंग्वेज में जाएँगे और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने तमिल पे क्लिक किया, नोटिस कीजिए ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ से भी ये चला जाएगा। ठीक है? तो मैं कहने का सिंपल सा मतलब ये है पूरा कंप्लीट वेबसाइट डायनेमिक है, यहाँ से कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया गया है। अगर आप लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो, कोई दूसरा लैंग्वेज, यहाँ पर आप ऐड करो, सीधा इस तरीके से लिखो। सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको लैंग्वेज ऐड होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है? बुक्स वगैरह भी अगर आपको क्रिएट करना है, तो बुक्स वगैरह आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ ऐड बुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ बुक ऐड करने का एक फॉर्म है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जो भी बुक आपने ऐड किया, वो यहाँ दिखेगा। आप डिलीट पे क्लिक करके डिलीट, अपडेट ये सब कर सकते हो। अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। देखिए, इतना सारा बुक्स इन्होंने अपलोड कर रखा है। उसके बाद फीडबैक्स का है। यहाँ से आप जाइए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। अपना फीडबैक यानी कि ये christianbookpdf.com पे विज़िट कीजिए, /feedback पे जाएँगे और यहाँ से अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अपना फीडबैक ज़रूर आप यहाँ से दें। जो भी स्टार्स आपको देने हैं, ऐड फीडबैक पे क्लिक करके आप एक प्रोफ़ाइल फ़ोटो अपना चूज़ कर सकते हो, फुल नेम और उसके बाद आप स्टार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना स्टार आप देना चाहते हो। ठीक है? मैसेज जो भी देना है वो दे दीजिए। ठीक है? तो ये फीडबैक्स वगैरह जो भी यहाँ से ऐड होता है वो सब यहाँ दिखता है और यहाँ कॉन्टैक्ट अस यानी कि जो आप फॉर्म फिल करेंगे ये वाला, वो आपको एडमिन को यहाँ दिख जाएगा कॉन्टैक्ट अस में, जो भी कॉन्टैक्ट करेगा उससे, वो यहाँ दिख जाएगा, ठीक है? तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो यहाँ पर, एक भी चीज़ कोड से नहीं है, ये सब यहाँ एडमिन पैनल से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ तक कि इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी पेजेज़ हैं, जैसे ये पेज देखिए नीचे की तरफ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन के पेज बने हुए हैं। ये सब एडमिन पैनल से लिखा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। कुकी पॉलिसी का जो पेज है, ये सब एडमिन पैनल से लिखा जा सकता है। अबाउट अस का जो पेज है, वो सब एडमिन पैनल से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये जो आपका जो भी सोशल मीडियाज़ के लिंक है, वो सब एडमिन पैनल से दिया जा सकता है और सब एडमिन पैनल से ही। यहाँ का कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, यहाँ का डिज़ाइन कुछ भी नहीं है। ये सब एडमिन पैनल से ही हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं इस कोर्स को और आगे ऐसे ही बड़ा प्रोजेक्ट आपको बनवाया जाएगा। तो पेशेंस रखना है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको प्रोजेक्ट की जानकारी दी जाएगी और एक-एक स्टेप आपको बताया जाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है, जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, उस तरीके से आपको काम करना है। तो हमें आज पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है आज रिएक्ट कंपोनेंट्स यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट vs क्लास कंपोनेंट ये पढ़ेंगे क्योंकि हमें इस चीज़ को क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें आगे किस चीज़ को लेकर के बढ़ना है, फंक्शनल कंपोनेंट को या क्लास कंपोनेंट को। इसलिए हम इस चीज़ को पढ़ेंगे ताकि हम आगे किसी एक को ही लेकर के चलें। अब क्यों पढ़ना है वो आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर डेफिनिशन लिखा गया है। फंक्शनल कंपोनेंट बेस क्लास कंपोनेंट का फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होता है, क्लास कंपोनेंट क्या होता है? देखिए फंक्शनल कंपोनेंट में अभी आप यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और क्लास कंपोनेंट में आपका यूज़ स्टेट, यूज़ इफ़ेक्ट ऐसे हुक यूज़ नहीं होते हैं। उसको हैंडल करने का एक अलग ही तरीका है और कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। पहले यूज़ होता था क्लास कंपोनेंट जब अभी फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ होते हैं ज़्यादातर जो एप्लीकेशन बन रहे हैं या नए तरीके से जो एप्लीकेशन बनाए जाएँगे उसमें सब फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ होते हैं। क्लास कंपोनेंट का अब यूज़ नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे की डिफरेंस क्या है दोनों में वो लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो। कन्क्लूज़न क्या है दोनों का वो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। तो मैंने वो लिखा है जो आपको इंटरव्यू के अंदर ज़रूरत है। यानी कि जिन चीज़ों की आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है जो चीज़ वही मैंने लिख दिया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इंटरव्यू वगैरह में आपसे क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में पूछा जा सकता है। कौन ज़्यादा यूज़ होता है? फंक्शनल कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट क्या है? ये ओल्डर तरीका है यानी कि पहले जब रिएक्ट जेएस में काम करते थे लोग तो क्लास कंपोनेंट्स बनाते थे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इस चीज़ को करना और आपको ओप्स की भी जानकारी होनी चाहिए अगर आप क्लास कंपोनेंट्स फ़ॉलो करके काम कर रहे हैं तो। अभी भी काम होता है, ऐसी बात नहीं है।
जो पुराने एप्लीकेशंस बने हुए हैं जो है क्लास कंपोनेंट्स से, तो उसमें क्लास कंपोनेंट्स की हेल्प से ही काम होता है। या अभी भी ऐसे डेवलपर हैं जिनको जानकारी है ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड की, तो वो क्लास कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। या ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, लेकिन ठीक है, तरीका वो भी है काम करने का। लेकिन अब जो काम हो रहा है वो फंक्शनल कंपोनेंट पे ही काम हो रहा है। तो बिना देरी किए सबसे पहले आपको नोड.जेएस को इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी में। तो नोड.जेएस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड नोड.जेएस, ऐसे लिख दीजिएगा। नोड.जेएस, ठीक है? या डाउनलोड नोड ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप, नोड.जेएस। ये देखिए डाउनलोड नोड.जेएस डॉट ओआरजी, या इस वेबसाइट पे आप जाइए नोड.जेएस डॉट ओआरजी, जहाँ पर भी दिखेगा आपको नोड.जेएस डॉट ओआरजी, उसी वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर क्लिक करके नोड.जेएस को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्टेड होना चाहिए, विंडोज़, और यहाँ आपको 64 बिट, ठीक है? सेलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ से मत डाउनलोड कीजिएगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला जो वर्ज़न होगा उसको डाउनलोड करना है, तो बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा एक दूसरा लिंक, ठीक है? इस पे क्लिक कीजिएगा और ये एलटीएस वाला आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड नोड.जेएस एलटीएस, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला जो होगा, उसको डाउनलोड करना है। तो इस पे क्लिक करते ही डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो node.js.org/en अगर आप लिखेंगे /en वेबसाइट के बाद, यहाँ पर भी जैसे ये खुला हुआ था, अगर आप यहाँ पर सिर्फ लिखें node.js.org/en, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो वेबसाइट के आगे /en लगाइएगा, तो आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये मिल जाएगा। इस पे क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको उस पे डबल क्लिक करना है और या रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके डाउनलोड कर देना है। कुछ भी अगर चेक बॉक्स वगैरह आता है चेक करने को, तो उसको भी चेक कर दीजिएगा। और डाउनलोड में अगर इश्यू है तो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है कैसे इंस्टॉल करना है। वहाँ से जाकर के आप नोड.जेएस को इंस्टॉल कर सकते हो। इससे इश्यू नहीं आएगा। अगर फिर भी इश्यू आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, आपकी हेल्प कर दी जाएगी इंस्टॉलेशन में भी। दूसरा, काम करने के लिए आपके पास ऐसा वीएस कोड होना चाहिए। वीएस कोड होना चाहिए जहाँ से आप कोड लिखेंगे, ताकि आसानी से कोड लिखा जा सकता है। कोड कोड तो नोटपैड में भी लिखा जा सकता है, लेकिन कोई आईडीई का यूज़ करिए। वीएस कोड के अलावा भी और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप वीएस कोड का यूज़ करें। किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा सकता है कोड लिखने के लिए। तो मैं तो वीएस कोड का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप भी वीएस कोड यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएँगे यहीं से। आप यहाँ पर लिखिएगा डाउनलोड वीएस कोड, इस तरीके से, तो आपको वीएस कोड भी मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक दिख जाएगा आपको, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से विंडोज़ के अकॉर्डिंग, या आपके पास लिनक्स है या मैक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? अब हमें क्या करना है आगे, प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2 कमांड आपको मिलते हैं। पहले तो नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए आपके पीसी में। नोड.जेएस इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर सीएमडी ओपन कर लेना है इस तरीके से, और चेक कर लेना है कि क्या नोड.जेएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मैं सीएलएस करूँगा, लिखेंगे इस तरीके से node-v, ये कमांड लिखेंगे। यहाँ पर वर्ज़न दिख जाएगा, ज़रूरी नहीं कि आपका भी 20 वर्ज़न हो, आपका मेबी 22 हो। तो 20 के प्लस हो या 20 हो तो चलेगा। इसके नीचे का कोई भी वर्ज़न नहीं होना चाहिए, 20 के ऊपर का ही होना चाहिए या 20 होना चाहिए, चलेगा। ठीक है? तो मैं कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपका सेम ही वर्ज़न दिख रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका हो सकता है और भी ऊँचा वर्ज़न हो, तो कोई इश्यू नहीं है, काम होगा। इसको मैंने क्लोज़ किया, ठीक है? तो नोड ज़रूर चेक करिएगा कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं। इंस्टॉल हो जाएगा तो वहाँ पर वर्ज़न ज़रूर आपको दिख जाएगा। ना दिखे, कोई इश्यू आ रहा है तो ज़रूर पूछिए। चलिए, अब हमें क्या करना है? प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए 2 कमांड आपको मिलते हैं। ये ओल्डर कमांड है, इससे ओल्ड तरीके से जो एप्लीकेशन क्रिएट होते थे रिएक्ट में, वो कमांड ये है। यानी कि जब हम कुछ दिन पहले या सालों पहले जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते थे रिएक्ट में, तो ये कमांड लिखते थे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, या npm क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, एप्लीकेशन का नाम। अब आपको कमांड ये लिखना है, लेटेस्ट तरीका, व्हाइट लेटेस्ट, npx क्रिएट व्हाइट एट द रेट लेटेस्ट। इस कमांड से आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, फ्रेश एप्लीकेशन, ताकि हम क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट को समझ सकें, ठीक है? तो ये कमांड मैंने लिख दिया है। आपको टर्मिनल ही ओपन करना है इस तरीके से, यानी कि सीएमडी में आ जाना है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो मुझे डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है, इसलिए मैंने सीडी डेस्कटॉप लिखा। डेस्कटॉप पे आ गया मैं, तो सीडी डेस्कटॉप ऐसे लिखिएगा, तो डेस्कटॉप लोकेशन पे आप आ जाएँगे, ठीक है?
ये देखिए डेस्कटॉप लोकेशन यहाँ सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है वो कमांड चलाना है। तो npx create void एट द लेटेस्ट डॉट नहीं होगा लास्ट में। यही सेम चीज़ लिखिएगा, एंटर प्रेस करेंगे। थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे। देखिए प्रोजेक्ट नेम पूछा गया, तो ज़रूरी नहीं कि आपका भी डायरेक्ट यही कमांड आ रहा हो प्रोजेक्ट नेम के लिए। आपको शायद कुछ इंस्टॉल करने बोला जाए, फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे होंगे, तो बस एंटर आपको प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा और फिर से आपको प्रोजेक्ट नेम पे लेके आ जाएगा ये। तो प्रोजेक्ट नेम जब आ जाए, यानी कि एंटर प्रेस करते रहना है, जब तक प्रोजेक्ट नेम ना आ जाए। तो प्रोजेक्ट नेम आपको डालना है, जो भी आप प्रोजेक्ट का नेम रखना चाहते हैं। तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऐप नाम रख देता हूँ, इस तरीके से। एंटर प्रेस करूँगा। अब फ्रेमवर्क पूछा गया, तो फ्रेमवर्क हमें रिएक्ट का यूज़ करना है। इसलिए ये जो अप और डाउन एरो की होता है, उसको क्लिक करेंगे डाउन एरो की। रिएक्ट के सामने जब ये एरो आ जाएगा, तब आपको एंटर प्रेस करना है। अब आपसे पूछा गया कि टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करना है या जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करना है। तो हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इसको डाउन करके आएँगे और जावा स्क्रिप्ट के सामने जब ये आ जाएगा, तब एंटर प्रेस कर देंगे। इतना करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो डेस्कटॉप पे बन जाएगा। तो देखिए डेस्कटॉप पे आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी फ़ोल्डर्स का डिक्लेरेशन है। इस पे राइट क्लिक करेंगे और शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके वीएस कोड में इसको हम ओपन कर लेंगे इस तरीके से। नोटिस कीजिए वीएस कोड में ओपन हो चुका है। अब इसमें पब्लिक फ़ोल्डर है। पब्लिक फ़ोल्डर का काम ये है, इसमें जो भी आप रखेंगे, वो पब्लिकली पूरे एप्लीकेशन में या एप्लीकेशन के बाहर एक्सेस हो सकता है। ठीक है? पब्लिक फ़ोल्डर का जो भी फ़ाइल होगा ईज़िली। तो इमेज वगैरह या वीडियो वगैरह जो भी अगर हमें यूज़ करना है एप्लीकेशन में, तो उसको पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर भी आप फ़ोल्डर बना करके रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कैटेगरी वाइज़। जैसे इमेजेज़ का है तो पब्लिक के अंदर इमेजेज़, वीडियो का है तो पब्लिक के अंदर वीडियो, उसके अंदर वीडियो, रिकॉर्डिंग का है या ऑडियो का है तो आप ऑडियो, उसके अंदर सारा ऑडियो। इसी तरीके से एक और फ़ोल्डर मिलता है आपको एसआरसी के नाम से, ये आपका रूट एप्लीकेशन का फ़ाइल होता है इसके अंदर। यानी कि एसआरसी के अंदर वो सारे फ़ाइल होते हैं जिसमें आपको काम करना है। तो मेन काम आपको ऐप.जेएसएस में करना है। अगर आपको सीएसएस वगैरह पे काम करना है तो ऐप.सीएसएस में कीजिएगा। इंडेक्स.सीएसएस में अगर आप काम करते हैं, तो वो पूरे एप्लीकेशन में जो है आपको उसका इफ़ेक्ट दिखेगा, पूरे एप्लीकेशन में। इसलिए इंडेक्स.सीएसएस में वही फ़ाइल रखेंगे या वही उसी फ़ाइल को लिंक करेंगे, जिसका ज़रूरत हमें पूरे एप्लीकेशन में है। ठीक है? और ऐप.जेएसएक्स में जो भी कोड लिखा गया है, वो सब यहाँ मेन.जेएसएक्स में यहाँ यूज़ हो रहा है। यानी कि उसको इम्पोर्ट किया गया है और यहाँ वो यूज़ किया गया है एज़ अ कंपोनेंट। तो main.jsx में कभी भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि पूरे एप्लीकेशन का जो कोड है वो यहीं लोड होता है, ठीक है? तो इसमें आपको कभी भी छेड़खानी नहीं करनी है यहाँ पर। तो जो भी कंपोनेंट बनाएँगे वो सब ऐप के अंदर डालते हैं और ऐप आपका मैन के अंदर जाता है यहाँ पर। तो इन चीज़ों में कभी भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट सेटअप मिलता है, वो एक बेहतरीन सेटअप होता है, उसमें हमें चेंजेस नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये गिट इग्नोर फ़ाइल है। गिट वगैरह पे जब होस्ट करें तो कुछ इग्नोर करना होता है या कुछ ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो डिक्लेयर करना होता है इसके अंदर। तो ठीक है, वो जनरेट करके देता है बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छी चीज़ है। स्लिन.कॉन्फिग है, इंडेक्स.एचटीएमएल है, इन सब चीज़ों में आपको कभी भी चेंजेस नहीं करना है। चेंजेस करना है या नया कंपोनेंट बनाना है तो मैं कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्यों बनाना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। बस आपको पेशेंस रखना है। तो फिलहाल हमें फंक्शनल कंपोनेंट वीएस क्लास कंपोनेंट समझना है कि हमें यूज़ क्या करना चाहिए। और देखिए डिफ़ॉल्ट आपको फंक्शनल कंपोनेंट का ही सेटअप मिलता है और अब जो है फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ होते हैं, ठीक है? तो जो ऐप.जेएसएक्स होगा एसआरसी के अंदर, ऐप.जेएसएक्स उसको पूरा ओपन कीजिएगा और यहाँ से हटा दीजिए, रिमूव कीजिएगा। एक कॉन्स्टेंट बनाएँगे ऐप के नाम से। तो याद रहे जब भी आप कंपोनेंट का नाम दें, तो ज़रूरी नहीं कि ऐप के नाम से बनाएँ, किसी भी नाम से आप कंपोनेंट बना सकते हो। मुझे एक काउंटर का एग्ज़ाम्पल देना है, इसलिए मैंने काउंटर के नाम से कंपोनेंट बनाया, या काउंटर ऐप के नाम से आप बना सकते हो, जैसे भी आपको बनाना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे माई ऐप के नाम से बनाना है कंपोनेंट, तो माई ऐप मैं ऐसे लिखूँगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माई ऐप, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन याद रहे जब भी कंपोनेंट बनाएँ, कंपोनेंट किसे कहेंगे या कंपोनेंट देखकर कैसे पता चलेगा कि ये कंपोनेंट है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो फिलहाल मैंने ऐप के नाम से। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आप कंपोनेंट का डेफिनिशन करें, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें, फर्स्ट लेटर। ऐसा डेवलपर करते हैं। अगर आप स्मॉल भी कर देंगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, ये भी काम में आ जाएगा आपके। लेकिन कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखो। 2 वर्ड है तो आप ऐसे लिखो, मान लीजिए माई ऐप है तो माई ऐप, ऐप का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है? ऐसे लिखो, 2 वर्ड मिला करके। लेकिन अगर सिंगल वर्ड है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो। अगर 2 वर्ड है तो कैमल केस में लिखो, कैमल केस का मतलब ऐसे।
फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, कुछ इस तरीके से। वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप धीरे-धीरे काम करेंगे। सबसे पहले इस ऐप को आपको एक्सपोर्ट कर देना है, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ लोड नहीं होगा, यानी कि यहाँ इम्पोर्ट करके आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ main.jsx में ये इम्पोर्ट हो रहा है, तो वहाँ से इम एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है और इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है? कभी भी main.jsx में। तो ये हमने एक्सपोर्ट किया तो main.jsx में इम्पोर्ट हो गया अब ये और यहाँ यूज़ हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई कोड नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा, यानी कि अच्छा, पहले तो आपको इसको कंपाइल करना है। ठीक है? तो कंपाइल करने के लिए सबसे पहले तो अपने एप्लीकेशन में जाएँगे, उसके बाद डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर लिखिएगा सीडी फर्स्ट ऐप, एप्लीकेशन में आ जाएँगे, उसके बाद आपको डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर आपको npm i लिखना है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए ज़रा, इसमें नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर नहीं है कहीं पर भी नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर का डिक्लेरेशन नहीं है। अब पैकेज.जेसन के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल होती हैं। पैकेज.जेसन में एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पैकेज.जेसन फ़ाइल में होती है। अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किस फ़ाइल में होती है? तो आप सीधा बोलेंगे पैकेज.जेसन में। क्योंकि पैकेज.जेसन एक ऐसा फ़ाइल है जो कि एप्लीकेशन का सारा इन्फॉर्मेशन रखता है। देखिए फर्स्ट स्टेप, प्राइवेट टू ये वर्ज़न इसका है, ठीक है? टाइप मॉड्यूल इस तरीके की डिपेंडेंसीज़ में रिएक्ट डॉम ये सब वही पड़ा हुआ है। इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो पैकेज डॉजेसन के पास सभी एप्लीकेशन यानी कि जो भी एप्लीकेशन है उसका सारा जो जो भी उसमें डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल्ड है या जो नेम है या जो भी वर्ज़न है वो पैकेज डॉट जेसन के पास उसका डिक्लेरेशन होता है और पैकेज डॉट जेसन के अकॉर्डिंग ही आपका नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर जनरेट होता है। और नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर एक बड़ा फ़ाइल होता है, बड़ा फ़ोल्डर होता है। इसलिए जब एप्लीकेशन शेयर करते हैं तो नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर नहीं शेयर करते हैं। नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर डिलीट करके शेयर कर दें। तो जब नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर डिलीट हो गया तो फिर एप्लीकेशन एक बड़ा एप्लीकेशन है मान लीजिए इस तरीके का और अगर आपने किसी डेवलपर को शेयर किया आगे इसमें काम करने के लिए, तो वो कैसे काम करेगा? तो पैकेज डॉट जेसन के अकॉर्डिंग वो npm इंस्टॉल प्रेस करेगा, यानी कि npm i कमांड चलाएगा तो पैकेज डॉट जेसन के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स फाइल हैं या जो भी रिक्वायरमेंट पैकेज हैं मॉड्यूल्स हैं, वो सब इंस्टॉल हो जाएँगे उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमें भी अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है डिपेंडेंसीज़ को इसलिए npm i डिफाइन कीजिएगा या npm इंस्टॉल भी आप लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ रन दिस कमांड तो एक-एक करके ये कमांड चलाएँगे, थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे, यहाँ पर आपको नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर दिख जाएगा इस प्रोजेक्ट में। तो नोटिस कीजिए ये रहा नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर। अब इसमें जो भी पैकेज या जो भी आप इंस्टॉल करेंगे लाइब्रेरीज़ वो इसी में सब डाउनलोड होते हैं और इसको आप डिलीट करके इस प्रोजेक्ट को किसी को भी शेयर कर सकते हो क्योंकि ये जो फ़ोल्डर होता है ये काफ़ी बड़ा फ़ोल्डर होता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे, इंस्टॉल हो रहा है। जब इंस्टॉल हो जाए, तो आपको npm रन टाइप करना है ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंपाइल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने npm रन टाइप किया, एंटर प्रेस करेंगे। प्रोजेक्ट हमारा कंपाइल हो गया, यूआरएल मिल जाएगा, इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पेस्ट कीजिएगा इस तरीके से। अभी यहाँ पर आ जाइए वीएस कोड में, जो भी आपने चेंजेस किया था ऐप.jsx में कंट्रोल ज़ेड प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल प्लस ज़ेड प्रेस करते रहेंगे जब तक वो ओल्ड कोड सारा ना आ जाए। तो ये देखिए ओल्ड कोड सारा आ गया, ठीक है? तो अभी जो आपको आउटपुट दिखेगा यहाँ पर वो ओल्ड कोड का ये इस तरीके का एप्लीकेशन आपको मिलता है, ठीक है? अब हमें यहाँ चेंजेस करना है, तो ये सारा कोड हटा देंगे और अपना एक कॉन्स्टेंट बनाएँगे इस तरीके से ज़रा ऐप के नाम से और इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर देना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको एक्सपोर्ट क्यों करना है। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये देखिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कोई भी कंटेंट नहीं रखा है। अब यहाँ पर आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना है और एक पैरेंथेसिस को रिटर्न करना है और इसमें आप एचटीएमएल का कोड लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर कोड लिखा, ये एचटीएमएल का कोड है। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए जस्ट फॉर कोड दिख जाएगा। अगर आपको इसके नीचे एक और लाइन लिखना है पी टैग से, तो आप कैसे लिखेंगे उस चीज़ को? यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है? तो अभी एरर आएगा ही। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड है, तो रिएक्ट रिकमेंड करता है जब भी आप मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड करें, तो उसको किसी पैरेंट में रखें। तो पैरेंट आप चाहें तो फ्रेगमेंट को भी बना सकते हो, इस तरीके से। अब यहाँ पर मल्टीपल लाइन का कोड आप लिख सकते हो या आप किसी डिव के अंदर रख दीजिए। यानी कि एक कंटेनर होना चाहिए इसके लिए बस इतना सिंपल। तो यही करना है। जब भी आपको मल्टीपल लाइन्स का कोड लिखना है, तो मल्टीपल लाइन जो भी है आपका वो एक कंटेनर के अंदर होना चाहिए। अब जितना भी लाइन आप बढ़ाएँगे कोई इश्यू नहीं है, बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर आपको उसका आउटपुट दिखेगा। ठीक है? ये ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल ज़ेड किया। अभी ये 2 लाइन दिख रहा है। ये सेंटर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर इसका जो index.css है वो काम कर रहा है। तो index.css का सारा कोड आप हटा दीजिए, इस तरीके से, ठीक है? तो अब इसमें आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। ये देखिए यहाँ दिखा, अब इसको सेंटर में करना है।
तो हम इस चीज़ को सेंटर टैग से लॉक कर देंगे। या एचटीएमएल का जो भी टैग है वो सब आप यूज़ कर सकते हो। अब हम आपको बताएँगे कि ये कंपोनेंट क्यों है। यानी कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट में एचटीएमएल का कोड लिखा जाता है। यानी कि ये कंपोनेंट है और उसमें एचटीएमएल का कोड लिखा गया है। इसमें सिर्फ़ जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, इसमें जावास्क्रिप्ट का और एचटीएमएल के टैग आप लिख सकते हो, ठीक है? इसीलिए इसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो जहाँ पर भी जिस भी फंक्शन में ये भी एक फंक्शन का डेफिनिशन ही है, तो उस ऐसा फंक्शन जिसमें जो है एचटीएमएल वगैरह के कोड आपको दिखे, नज़र आएँ, तो समझ लीजिए कि वो एक कंपोनेंट है। ठीक है? नोटिस कीजिए यहाँ पर आ गया। मुझे एक एग्ज़ाम्पल देना है। फ़िलहाल मैं याद रहे आपको यूज़ स्टेट नहीं पढ़ा रहा, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल देना है क्लास कंपोनेंट का और फंक्शनल कंपोनेंट का कि आपको यूज़ कौन-सा करना चाहिए, सिंपल कौन-सा है और फ़ास्ट कौन-सा है। इसीलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ताकि आपका क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट जो है समझ में आ जाए और यूज़ क्या करना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सेंटर टैग है, ठीक है? यहाँ पर एक काम करिए, ऐसे लिखिए ज़रा काउंट और यहाँ पर फ़िलहाल 0 रखिएगा। और ये जो पी है इसको हटा दीजिए, यहाँ पर हम एक बटन बनाएँगे और यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट लिखता हूँ। तो इंक्रीमेंट मैंने ये डिफ़ाइन किया, ठीक है? तो फिलहाल आपको एक बटन दिखेगा और काउंट का वैल्यू 0 दिखेगा, इस पे जब क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें स्टेट हैंडल करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी चीज़ को आप डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आप इस ज़ीरो को अपडेट करना चाहते हो, तो आपको स्टेट वगैरह इसका हैंडल करना पड़ता है। इनिशियल स्टेट चेंज करने के लिए आपको स्टेट हैंडल करना पड़ता है रिएक्ट के अंदर। उसका एक चैप्टर आएगा स्पेसिफिक स्टेट का, उसमें हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हमें क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट को समझना है कि किसको हमें यूज़ करना चाहिए, इसलिए हम स्टेट बना रहे हैं एक। तो एक कांस्टेंट बनाइएगा ज़रा इस तरीके से। स्टेट बनाने के लिए एक अरे यानी कि अरे ब्रैकेट के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने पहला अपना इस तरीके से नंबर रखा और दूसरा मैंने सेट नंबर रखा। तो ज़रूरी नहीं कि आप नंबर और सेट नंबर ही रखें, कोई भी नाम दे सकते हो। जब स्टेट का चैप्टर आएगा, तब ये चीज़ आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप यूज़ स्टेट ये एक हुक है रिएक्ट का, उसको फंक्शन के रूप में कॉल कीजिएगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ रखिएगा 0, ठीक है? तो अभी इस नंबर में क्या है, ये 0 है। तो स्टेट आपका इनिशियल स्टेट क्या है इस नंबर में? इनिशियल स्टेट क्या है 0 वो यहाँ पर पड़ा हुआ है नंबर में। तो अगर आप ये जो 0 है इसकी जगह पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये नंबर लिखते हैं, ये वाला, तो यहाँ पर 0 दिखना चाहिए। ये देखिए अभी भी 0 दिखेगा। अगर इनिशियल स्टेट अगर आप यहाँ पर 10 रखते हो, मैंने 10 रखा, तो अभी यहाँ पर क्या दिखेगा? 10 दिखेगा। ये देखो 10 दिखा। अगर आप इनिशियल स्टेट कुछ भी रखते हो, जैसे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर जस्ट फॉर कोड भी रख सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट फॉर कोड आपको दिख जाएगा। ठीक है? इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट कुछ भी रखेंगे, ये देखिए जस्ट फॉर कोड दिखा वो कहाँ है? यहाँ पर है। तो अगर आपको इनिशियल स्टेट को चेंज करना है, तो इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पर आप जस्ट फॉर कोड लिख कर के चेंज नहीं कर सकते हो, उसके लिए स्टेट हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है? तो फिलहाल 0 था, 0 के लिए हमने स्टेट हैंडल किया। तो अभी यहाँ पर वो 0 है। अब इसको चेंज करने के लिए एक फंक्शन मिलता है आपको, ये वाला फंक्शन। इसको कॉल करेंगे और वो चेंज होगा। ठीक है? कैसे कॉल करेंगे? देखिए इस बटन पे क्लिक करने पे काम करना है, यानी कि इस बटन पे जब क्लिक हो तब इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर ऑन क्लिक को बाइंड करेंगे। तो ऑन क्लिक डिफाइन कीजिएगा इस तरीके से। आपके पास कोई फंक्शन है तो आप उसको यहाँ पर कॉल कीजिए इस तरीके से, इस फंक्शन को। अब इस फंक्शन को आप ऐसे नहीं कॉल करेंगे, ठीक है? ऐसे ही कॉल करेंगे। ऐसे कब कॉल करना है, ये भी आपको बताया जाएगा आगे। फिलहाल काउंटर यहाँ पर कॉल कर लीजिए और इस काउंटर का डेफिनिशन यहाँ पर कर दीजिए। तो काउंटर एक छोटा-सा काम है, इसके लिए फंक्शन डेफिनिशन करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी करिए। और इस काउंटर में आपको क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो इसको अपडेट करने के लिए ये फंक्शन मिलता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर सेट नंबर को एज़ अ फंक्शन कॉल करेंगे और अगर आपने इसमें 1 रखा, तो क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें 1 चला जाएगा। ये देखिए, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर 1 अपडेट होएगा। 1 अपडेट हो गया। मैं चाहता हूँ इस पे जैसे जब-जब मैं क्लिक करूँ इसमें 1 ऐड होता रहे। तो जो नंबर है, यानी कि जो नंबर है उसी में +1 करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे नंबर +1। तो इसमें ऑलरेडी क्या है 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो जब भी आप क्लिक करेंगे, ये अपडेट होता रहेगा इस तरीके से, ठीक है? तो आपको फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये चीज़ आप यहीं पर भी कर सकते हो। कंट्रोल एक्स मैंने फंक्शन हटा दिया। यहीं पर आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो काउंटर फंक्शन नहीं है, हटाएँगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एरो फंक्शन का डेफिनिशन करेंगे और इसके सामने ही सेट नंबर को एज़ अ फंक्शन कॉल करेंगे, नंबर +1 कर देंगे। तो ऐसे भी आप करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ये देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये कितना सिंपल था फंक्शनल कंपोनेंट में ये काम करना। यानी कि यही काम अगर हम क्लास कंपोनेंट से करें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ट्रिकी है। फंक्शनल कंपोनेंट से ये चीज़ आसान था। चलिए अब हम क्लास कंपोनेंट का आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं। तो पहले तो इसको कमेंट कीजिएगा। अब आपको नीचे की तरफ आना है और क्लास बनाना है। यानी कि क्लास कंपोनेंट कभी भी स्टार्ट होगा तो क्लास कीवर्ड के साथ ही स्टार्ट होगा। तो क्लास और यहाँ पर अपने कंपोनेंट का नाम देना है, तो मैंने ऐप दे दिया। एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करना है।
और यहाँ पर कंपोनेंट को आपको इंपोर्ट करना है, तो कंपोनेंट आपका रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट होता है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर इंपोर्ट कीजिएगा, तो ऐसे लिखेंगे, ये रिक्वायर हुआ है, इसको हटाएँगे, ऐसे लिखेंगे इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट, ऐसे, ये कंपोनेंट, ठीक है? अब इसके अंदर जो भी आपको काम करना है वो कीजिएगा। अब अगर आपको जैसे यहाँ पर अभी वो बटन और वो आ रहा था नंबर का, तो उसको अगर आपको रिटर्न करना है तो इसके लिए आपको इसमें रेंडर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और इस रेंडर फंक्शन के बॉडी में रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके आपको जो भी रिटर्न करेंगे वो आपका रिटर्न हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया और जैसे हमने वहाँ पर एक डिव के अंदर एक डिव लीजिएगा, सेंटर टैग लीजिएगा ताकि सेंटर में आए और फिर H1 और मैंने यहाँ पर इस सेक्शन लिखा काउंट कोलन 0 और इसके ठीक नीचे एक बटन बनाऊँगा और मैं इंक्रीमेंट लिखूँगा तरीके से। तो अभी जैसे वहाँ पर आउटपुट दिख रहा था, अभी भी यहाँ पर भी वैसे ही दिखेगा। अच्छा, हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, तो ये जो ऐप है इसको एक्सपोर्ट ज़रूर करेंगे तभी आउटपुट दिखेगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, ये एक्सपोर्ट करना इम्पोर्टेंट है। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, नोटिस कीजिए दिखना चाहिए। ये देखिए आ गया। अब इसके लिए स्टेट यहाँ पर कैसे हैंडल होता है, क्योंकि देखिए क्लास कंपोनेंट में आप यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके लिए अलग ही तरीके से स्टेट वगैरह हैंडल होता है। ठीक है? कैसे स्टेट हैंडल होगा? सबसे पहले तो आपको एक कंस्ट्रक्टर यानी कि पेज लोड होते ही अगर आप स्टेट इनिशियल स्टेट डिक्लेयर करना चाहते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा और इस कंस्ट्रक्टर में एक प्रॉप्स रिसीव करेंगे। ये कंपलसरी है, ज़रूरी नहीं कि प्रॉप्स के नाम से किसी भी नाम से आप रिसीव कर सकते हो, तो ये कंपलसरी है। अब इस प्रॉप्स में क्या रिसीव होगा? जो भी चिल्ड्रन जैसे ये कंपोनेंट है, अब इसके कंपोनेंट के अंदर जितने भी चिल्ड्रंस होंगे यानी कि अब ये कहीं पर भी अगर आप यूज़ करते हो और वहाँ से कुछ भेजते हो, वहाँ से कुछ भी भेजते हो, तो वो इसमें आता है। ठीक है? इसमें रिसीव होगा और अब हमें क्या करना है इस क्लास का भी जो है कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो कभी भी किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर रहे हो। एक तो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया और यहाँ से अगर हमें काउंटर को डिक्लेयर करना है और काउंटर को अगर हमें डिक्लेयर करना है इस क्लास के लिए, यानी कि एक इनिशियल स्टेट बनाना है तो दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो जब दिस कीवर्ड का आप तभी यूज़ कर पाएँगे जब आप इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑलरेडी आप एक कंस्ट्रक्टर के अंदर हो। कंस्ट्रक्टर वो होता है जो पेज लोड होते ही कॉल होता है। तो ये पेज लोड होते ही कॉल होगा और पेज लोड होते ही हमें इस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ताकि हम दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकें क्योंकि दिस कीवर्ड के बिना आप काम नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर हम सुपर फंक्शन यानी कि किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर जब आप किसी कंस्ट्रक्टर के लिए किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, तो आपको सुपर फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है और इसको जो भी प्रॉप्स है वो पास कर देंगे। ये जो प्रॉप्स है इसमें क्या होता है कि जब आप यानी कि पेरेंट से या कहीं से भी कोई भी प्रॉपर्टी भेजेंगे, जैसे कि हमने ये कंपोनेंट बनाया था। अब इस कंपोनेंट का अगर हम कहीं यूज़ करें तो वहाँ से कुछ भेजेंगे तो वहाँ इस यहाँ पर हम उस चीज़ को रिसीव करते हैं। ठीक है? यहाँ रिसीव होता है। लेकिन इसमें जब क आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में काम करते हो और वहाँ से कुछ भेजेंगे तो वो यहाँ रिसीव होगा और उसको हम यहाँ पास कर रहे हैं ताकि पूरे एप्लीकेशन में वो यूज़ हो सके। ठीक है? इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो दिस डॉट स्टेट, स्टेट क्या है? स्टेट सेट करने के लिए इसका आपको यूज़ करना है दिस डॉट स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी का इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और इसमें एक काउंट के नाम से या किसी भी नाम से या नंबर के नाम से आप एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कीजिएगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखना है वो 0 डिफाइन कीजिएगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपका ये है। ठीक है? तो इस तरीके से स्टेट बनाते हैं। यहाँ पर स्टेट बनाने के लिए कितना आसान था, ऐसे बना लो स्टेट और यहाँ स्टेट बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्लास कंपोनेंट में। इसलिए अब क्लास कंपोनेंट का उतना यूज़ नहीं होता है, अब फंक्शनल कंपोनेंट का ही यूज़ होता है, ठीक है? तो अब हमें नंबर को यहाँ यूज़ करना है, यहाँ लिखना है। तो यहाँ आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको कैसे लिखना पड़ेगा? दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर, दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर, तब यहाँ पर आपको 0 दिखेगा। ये देखिए 0 दिख रहा है। अगर आप इस नंबर को बढ़ाएँगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 22 कर दिया, अब क्या दिखेगा वहाँ पर 22 दिखेगा। तो देखिए एक्सेस करना कितना जो है दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर ऐसे लिखना पड़ा। हमें डायरेक्ट नंबर यहाँ पर लिखना पड़ा था। तो ये थोड़ा-सा ईज़ी तरीका है और यही अब यूज़ होता है, ठीक है? ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अपडेट करना भी कॉम्प्लिकेटेड है। अब मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आप डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते हो। कैसे अपडेट होगा? देखिए, यहाँ पर आपको एक फ़ंक्शन कॉल करना है। तो ऑन क्लिक पे हम एक फ़ंक्शन कॉल करेंगे इंक्रीमेंट के नाम से। ज़रूरी नहीं किसी भी नाम से आप फ़ंक्शन कॉल कर सकते हो। तो इंक्रीमेंट जो फ़ंक्शन है, वो इस क्लास का मेंबर होना चाहिए, यानी कि इस क्लास में डिक्लेयर होना चाहिए वो। तो डायरेक्ट आप इंक्रीमेंट को नहीं एक्सेस कर सकते हो। जब भी आपको इस क्लास के किसी भी चीज़ को एक्सेस करना होगा तो दिस कीवर्ड के साथ। तो दिस डॉट इंक्रीमेंट, अब इसका डेफिनिशन यहाँ कर देंगे। तो एक कांस्टेंट नहीं बनाएँगे, डायरेक्ट लिखेंगे इस तरीके से इंक्रीमेंट
इस तरीके से फंक्शन, ये एक फंक्शन हो गया। और अब अगर नंबर अपडेट करना है तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट। जब आपको स्टेट सेट करना था तो आपने स्टेट के नाम से प्रॉपर्टी बनाया था। जब आपको अपडेट करना है तो सेट स्टेट इस फंक्शन को कॉल करेंगे और क्या अपडेट करना है वो आप डिफाइन करेंगे। तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी अपडेट करना है, ये नंबर वाली प्रॉपर्टी, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे और काउंटर के सॉरी नंबर को एक्सेस करेंगे। तो ऐसे नंबर को एक्सेस कीजिएगा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे दिस डॉट स्टेट, यानी कि जो पहले से है उसमें अगर आपने डायरेक्ट लिखा 1 तो क्या होगा? 1 लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है यानी कि इस नंबर में डायरेक्ट 1 अपडेट हो जाएगा। ये देखो अगर मैंने क्लिक किया, एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? अपडेट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको इसको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए तो ये नंबर हमने अपडेट किया 1 अपडेट होना चाहिए, यहाँ पर क्लिक करने पे नहीं हो रहा है, तो एक बार कंसोल में देखेंगे कोई एरर है क्या? हाँ, रेफरेंस एरर है, अनकोड टाइप एरर है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग सेट स्टेट इंक्रीमेंट। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इस फंक्शन का डेफिनिशन ऐसे करना पड़ता है, यानी कि एक फंक्शन का डेफिनिशन करना है, तो फंक्शन का डेफिनिशन ऐसे होता है। यहाँ पर लेट या कॉन्स्ट या फंक्शन कीवर्ड नहीं लगाएँगे, ये क्लास का मेंबर है तो डायरेक्ट इसका डेफिनिशन ऐसे करेंगे, अब अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के अगर हम क्लिक करें तो नोटिस कीजिए 1 अपडेट हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे 1 +1 करना है, यानी कि जितनी बार मैं क्लिक करूँ उसमें +1 होता रहे, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। आपको फिर से दिस कीवर्ड का यूज़ करना है और डॉट स्टेट डॉट नंबर, उस नंबर को एक्सेस करेंगे +1 यानी कि उसमें +1 करेंगे, ठीक है? अब अगर हम क्लिक करें तो देखिए इसमें +1 होता रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 22 था, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखिए। ठीक है? तो पहले से यहाँ पर क्या दिखेगा 0, जब आप इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा ये, नोटिस कीजिए। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है इस चीज़ को हैंडल करना। यानी कि एक छोटी-सी फंक्शनैलिटी बनाने के लिए इतना सारा काम, और जब आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो कितनी आसानी से आपका वही काम हो रहा था। तो बस यही उद्देश्य था, ताकि आपको पता चल सके कि क्लास कंपोनेंट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है काम करना और फंक्शनल कंपोनेंट में ईज़ी होता है काम करना। और अब जो है फंक्शनल कंपोनेंट का ही यूज़ होता है, क्लास कंपोनेंट अब यूज़ बहुत कम होता है, ना के बराबर। अब फंक्शनल कंपोनेंट पे ही हम आगे काम करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, इंटरव्यू वगैरह के अंदर पूछा जा सकता है, लाइव यूज़ करना है क्लास कंपोनेंट का, वो आपको पता चल जाएगा। नोट्स में ये चीज़ डिक्लेयर नहीं है, तो नोट्स में आपको वही मिलेगा जितना लिखा गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है, कंक्लूज़न ये है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। उम्मीद है आपको फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट कौन-सा यूज़ करना चाहिए ये समझ में आ गया। तो आपका यूज़ स्टेट का चैप्टर आएगा, स्टेट का। अभी आपने ये जो स्टेट वगैरह यूज़ किया, इसका एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको अच्छे से समझाऊँगा मैं, तब आपको क्लियर होगा। फिलहाल ये बेसिक नॉलेज था कि हमें कौन से कंपोनेंट से स्टार्ट करना चाहिए। तो हम फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब जो है आगे फ्यूचर में फंक्शनल कंपोनेंट का ही यूज़ होगा। करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कर दें वीडियो के अंदर। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इश्यू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कर दें वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।